तो इसका कुछ सार्थक मतलब निकले। सिर्फ मैं अपनी बात नहीं करूंगी, आप लोगों से भी मैं बात सुनूंगी। पेरियार रामास्वामी, उनको भी पढ़ना चाहिए, उनको नमन करते हुए। ये मध्य प्रदेश की धरती, जो कि कुशवाहा, साक, सैनी, मौर्य समाज, जाटव, एससी समाज की धरती, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा समाज है यहाँ पर जो एसटी समाज है, उसके आइकॉन बिरसा मुंडा को नमन करते हुए मैं अपनी बात को आगे रखती हूँ। आपने छत्रपति साहू जी का महाराष्ट्र का नाम सुना होगा, जो भी हमारे भाई सत्यशोधक समाज या बहुत सारे सामाजिक क्रांतियों से जुड़े हुए हैं, जिसमें ओबीसी महासभा के धर्मेंद्र भाई हैं, पिंकी कुशवाहा भाई हैं, योगेश भाई हैं, बहुत मेरे मध्य प्रदेश के भाइयों से कांटेक्ट में हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज महाराष्ट्र में कोल्हापुर में थे, वो कोल्हापुर के राजा थे। इस देश के वो पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने, वो ओबीसी समाज से आते थे, लेकिन अपने राज्य में 50% आरक्षण की व्यवस्था की थी। और वो 50% की आरक्षण की व्यवस्था जब की उन्होंने, तो उनका विरोध हुआ। उन्होंने एक बात कहा, हमारा जो साम्राज्य है इसका विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक इस देश के शोषित, पीड़ित, वंचित, दबे, कुचले, अछूत लोग, जो कि पर्टिकुलर कम्युनिटी ने किसी को अछूत बना दिया, मैं तो मानती हूँ मानवता की अगर बात करें तो सब एक समान है, उस वर्ग को अगर हम भागीदारी नहीं देंगे तो ये देश कभी समृद्ध नहीं हो सकता, ये समाज कभी समृद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए उन्होंने रिजर्वेशन दिया। वो ओबीसी समाज से थे, लेकिन रिजर्वेशन किसको दे रहे थे? एससी समाज को। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा, मैंने सुना है कि कुछ भाइयों को ऑब्जेक्शन हो जाता है, तो मेरा एक मानना है कि जब हम सम्राट अशोक की बात करते हैं, जब हम चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं, तो हम सिर्फ कुशवाहा, साक, सैनी, मौर्य समाज की बात नहीं कर रहे होते हैं, हम बात कर रहे होते हैं एक साम्राज्य की। उस साम्राज्य के चक्रवर्ती सम्राट थे। तो फिर हम जब अगर अपने हक अधिकार की बात करेंगे, तो वो हक अधिकार की बात क्या हम सिर्फ कुशवाहा, साक, सैनी, मौर्य समाज तक सीमित रखेंगे? नहीं, हमारे अंदर वो क्वालिटी है, हमारे अंदर वो क्षमताएं हैं कि ये पूरे भारत पर हमें राज करना है। तो इस भारत के हर वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के हर व्यक्ति के हक अधिकार की बात करनी होगी। ये समाज तो मेरा परिवार है, और जब इस परिवार का कोई बेटा बेटी आगे बढ़ता है, तो समाज का दायित्व होता है उसके साथ खड़े हो जाए, कंधे से कंधा मिलाकर। चाहे वो सम्राट अशोक हो, चाहे वो चंद्रगुप्त मौर्य हो, उनके परिवार उनके साथ थे, उनका समाज उनके साथ था, लेकिन उनकी प्रजा उनके साथ थी। उनके प्रजा ने उनको शासक बनाया, और वो प्रजा, मुझे नहीं लगता कि उस टाइम जातियों में बटी हुई थी। आप समझिए, इस देश की राजनीति को समझना है तो हमें सर्व समाज का नेता बनना है, ना कि हमें सिर्फ कुशवाहा समाज का नेता बनना है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, एक बेटा जिसको अछूत बनाया गया, जिसको स्कूल के अंदर घड़े से पानी पीने का अधिकार नहीं है, वो बेटा संघर्ष करके जब आगे बढ़ता है, तो उनको छात्रवृत्ति देने वाला कौन व्यक्ति है? ओबीसी समाज का वो महाराज छत्रपति साहू जी महाराज। और एक और वहां पर मैं महाराष्ट्र में भूल रही हूं, मैसूर साम्राज्य। तो मैसूर के जो राजा थे, उन्होंने भी उनको छात्रवृत्ति दी, और बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने भी छात्रवृत्ति दी। और बड़ौदा के जो राजा थे उन्होंने ये कहा कि हम ये आपको जो छात्रवृत्ति दे रहे हैं, आप जाकर के विदेश में पढ़ाई करके आइए, लेकिन आप जब भारत में आएंगे तो आपको हमारे साम्राज्य में, हमारे राज्य में एज ए पीसीएस अधिकारी नौकरी करनी होगी। उस टाइम पीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन सिविल सर्विस की आपको नौकरी करनी होगी। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी विदेश से पढ़ करके आए, जब वो नौकरी करने लगे, आप समझिए मेरे देश के अंदर कैसी व्यवस्थाएं हैं।
जो व्यक्ति विदेश से पढ़ करके आ रहा है, इस देश में अभी तक सबसे ज्यादा डिग्री हासिल करने वाला एक बेटा इस देश का, उसको रहने के लिए किराए पर घर नहीं दिया जा रहा, क्योंकि कुछ लोगों ने कह दिया कि वो अछूत है। अगर ईश्वर का कॉन्सेप्ट है, अगर तथागत बुद्ध को मानते हैं, विश्व के किसी भी धर्म को उठा लीजिए, सब कहते हैं मानवता सर्वोपरि है। जब मानवता सर्वोपरि है तो इस मानवता को जन्म देने वाला व्यक्ति जो ईश्वर अगर है, तो उसने भेदभाव कैसे कर दिया? फिर बाबा साहब अछूत कैसे हो गए थे? या इस देश का कोई भी समाज शोषित, पीड़ित, वंचित, अछूत या अपने समकक्ष बैठाने वाला कैसे नहीं बना? लेकिन उस बेटे को रहने के लिए मकान नहीं मिला, और जब एक सराय जो धर्मशाला थी पारसी समुदाय की, उसमें वो रहने गए, एक उस सिविल सैनिक का, आप उस अधिकारी का दर्द समझिए, हमारे बाबा साहब का दर्द समझिए। रात में लोग डंडे लेकर के इकट्ठे हो गए कि ये अछूत को कैसे रहने को सराय में दे दिया। बाबा साहब ने हाथ जोड़ा और वहां से निकल आए। एक सयाजी नाम की जगह है, पार्क है बड़ोदरा में, आप लोग जाइएगा। आइकॉन किसी भी जाति, समुदाय, धर्म का हो, उससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बाबा साहब रात भर उस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे रहे। उन्होंने कहा कि जब आज मैं पीसीएस अधिकारी हूँ, जब मैं इस देश का सबसे पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, मेरे पास इस देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां हैं, उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार है, तो मेरे इस देश की जो बहुजन आबादी है, जो शोषित, पीड़ित, वंचित लोग हैं, जिनको लोग अपने पास से निकलने नहीं देना चाहते, उनका क्या हाल होगा? उस दिन उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि इस देश के अंदर वो बदलाव लेकर के आएंगे, और वो बदलाव के रूप में आप लोगों को पता है भाइयों बहनों क्या मिला हम लोगों को? उस बदलाव के रूप में हमें मिला है एक सशक्त, इस विश्व का सबसे बड़ा संविधान, जो कि उस बेटे ने लिखा जिसको अपने समकक्ष लोग बैठाने के काबिल नहीं समझते थे। समझिए इस बहुजन समाज की ताकत। उन्हीं के विचारों को आगे बढ़ाया किसने? मानवर साहब कांसीराम जी ने। उन्हीं के साथ जुड़े स्वर्गीय इस मध्य प्रदेश के आइकॉन, इस कुशवाहा समाज के आइकॉन सुखलाल कुशवाहा सर, जो कि आज हमारे बीच में, इन्होंने समझा कि जो पार्टियां पहले से सत्ता में आसीन हैं, वो हमें विधायक बना देंगी, हमें सांसद बना देंगी, हमें मंत्री बना देंगी, लेकिन हमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं देंगी, हमें नेता नहीं बनने देंगी। और नेता वो होता है जो किसी भी पद पर रहे, किसी भी प्रतिष्ठा पर पद पर रहे, अपने समाज की बात करता है मुखर होकर के। ये समस्या है, क्योंकि हम इंडिविजुअल तो विधायक बन गए, हम सांसद बन गए, लेकिन जहां समाज की बात आती है वहां नहीं उठा पा रहे। आप लोगों को पता है, परसों मोतीलाल कुशवाहा भाई हैं सागर में, आप लोगों को पता होगा। उनका मेरे पास परसों रात में फोन आया, शाम को 7 बजे, कि दीदी हमने एक कृतेश कुशवाहा, जो भाई मेरा, जिसकी पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, उसके लिए जब चक्का जाम किया तो डीएम ने नोटिस थमा दिया, और उस डीएम के ऊपर प्रेशर किसका है? वहां के सागर के एक मंत्री का। मैंने जब डीएम साहब से बात की, तुरंत उन्होंने कहा कि मैम मेरी कोशिश है कि इनका नुकसान ना हो, लेकिन ऊपर से दबाव है, क्योंकि हमारे लोग ना तो सिस्टम में हैं, और अगर पावर में है वो पावर दिखावे की है। उसके पीछे कारण है कि हम एकजुट नहीं है, और एकजुट हम इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी कोई आइडियोलॉजी ही नहीं है। कभी हम बात करते हैं बुद्ध की, तो कभी हम बात करते हैं लवकुश की। हो सकता है मेरे भाई बहुत लोगों को खराब लगे, और मैं कहना चाहती हूँ, अगर मुझ पर विश्वास है, अगर अपने बहन को आपने यहाँ पर बुलाया है, तो इस पर विश्वास रखना। मेरा व्यक्तिगत कोई लालच नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ ये कुशवाहा साग सैनी मोहर समाज और ये बहुजन समाज इस देश का नेतृत्व संभाले। और ये तभी संभव है जब अपनी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, अपनी आइडियोलॉजी को समझेंगे। मोतीलाल कुशवाहा भाई साहब जो हैं, उनसे जब मेरी कल बात हुई, डीएम के यहाँ से जब वो बुलडोजर पहुंचा, आपको पता है अगर हम यूनाइट होकर के वहां पर 2000 की संख्या में भी होते, और हम दमखम से पावर में बैठे होते,
इनकी हिम्मत थी कि वो उनका जाकर के स्टेज गिरा लेते? नहीं। बच्चियां रो रही थी, उनकी 2 बेटियां हैं, आकांक्षा और आस्था, कह रही हैं बुआ ये मेरे गार्डन भी उखाड़ देंगे। वो मुझे सीने में वो दर्द है, उस बच्ची की वो बात, उसकी चीख मुझे पता है, जिसको सिसक रही थी। ये बदला नहीं लेना है, लेकिन ऐसे हमारे समाज के ऊपर अत्याचार ना हो, इसके लिए हमें एकजुट होना ये बहुत जरूरी है। और ये एकजुटता बिना शिक्षित हुए, बिना जागरूक हुए, बिना एकजुट हुए और बिना एक दूसरे का सहयोग किए संभव नहीं है। क्योंकि हम शिक्षित तो हो गए, अभी मैंने देखा मेरी कितनी सारी बेटियां आई, बच्चे आए, हमने सम्मानित किया। उन बेटियों को, उन बेटों को मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एक और चीज अब बहुत आवश्यक हो गई है। बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, साक्षर बनो। हम लोग शिक्षित हो गए, हम लोग साक्षर हो गए, लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं है। नौकरियां इसलिए नहीं है क्योंकि संसाधन सीमित है, उसी में नौकरियां देनी है, संख्या निरंतर बढ़ रही है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? आप जागरूक बनो। शिक्षित तो मैं भी थी और शिक्षित बहुत सारे इस देश में वकील भी हैं। मेरे एरिया में मेरे बाद बहुत सारी बेटियों ने भी LLB की है। लेकिन अगर मैं जागरूक नहीं होती, अगर मुझे एक्सपोजर नहीं मिलता, अगर मेरे पास जो 10th 12th ग्रेजुएशन या LLB का जो डिग्री थी, वो डिग्री मात्र से सीमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंच करके निर्भया के अपराधियों को फांसी नहीं दिला पाई। वो फांसी इसलिए दिला पाई क्योंकि मैं समाज से लड़ी, मैं सिस्टम से लड़ी। जैसे कि मेरे सिविल जज भाई ने अभी बताया ना कि दीदी ने इतने लोगों को पीटा, मैं क्यों पीटूंगी भाई किसी को? आप समझिए इस बात को, मैं किसी को क्यों पीटूंगी? लेकिन जब मैं साइकिल से निकल रही और कोई लड़का अगर कमेंटबाजी कर रहा है तो उतर के एक थप्पड़ लगाया, उसको ये एहसास कराया कि ये बेटी पढ़ने जा रही है, ये गलत नहीं कर रही, गलत तुम कर रहे हो। और गलत करने वाला, एक चीज आप याद रखना, चाहे वो पुरुष समाज हो, चाहे वो मठाधीश समाज हो, चाहे सत्ता के किसी पद पर बैठा व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो, उससे भिड़ जाना, एक क्रांति अपने अंदर पैदा करना, ये बहुत जरूरी है। और इस बेटी के अंदर वो क्रांति, मेरे गांव में अभी जैसे सिविल जज भाई ने कहा कि मैं डिब्बी से पढ़ता था, कैरोसिन से, मैंने भी कैरोसिन की डिब्बी से ही पढ़ाई की। लेकिन उस डिब्बी में, उस कैरोसिन की ज्योति में मैं ये जान रही थी, मैं समझ रही थी कि एक दिन इस देश की मैं सबसे बड़ी वकील बनूंगी। और मैं नहीं कहती कि मैं सबसे बड़ी वकील हूं, लेकिन हाँ, मैंने वो जरूर कर दिखाया जो इस देश की किसी बेटी ने नहीं किया इस फील्ड में, वकालत के फील्ड में। और आगे जहां भी रहूंगी वो काम करूंगी। सामाजिक अगर क्रांति की बात करें, इस देश के अंदर जिस तरीके से जातियों में इस देश को बांट दिया गया, बहुजन आबादी को 6,776 जातियां, 1989 से पहले इन जातियों में ना कोई विधायक बना था, ना कोई सांसद बना था। इसका श्रेय आप लोग किसको देना चाहेंगे? मैं किसी आज पॉलिटिकल व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूं, मैं एक सामाजिक मसीहा की बात कर रही हूं। ये श्रेय जाता है मानवर साहब कांसीराम जी को, उनके आंदोलन को, उसके वजह से, क्योंकि उन्होंने साहब कांसीराम अमर रहे, साहब कांसीराम अमर रहे। जब मंडल कमीशन की बात आई, मंडल कमीशन, बीपी मंडल की हम भले ही बात कर रहे हैं, बीपी मंडल के जो उनके नाम से बना, बीपी सिंह की बात कर रहे हैं, उनका शासनकाल था, वो प्रधानमंत्री थे। अगर महानवर साहब जी ने वो आंदोलन नहीं किए होते, अगर बाबा साहब ने ओबीसी के लिए आर्टिकल 340 का प्रावधान संविधान में नहीं किया होता, आप ये 27% रिजर्वेशन ले नहीं पाते। वो रिजर्वेशन आपको बाबा साहब के वजह से मिला। वो रिजर्वेशन मानवर साहब के खून पसीने की कमाई से गलियों में घूम करके इस ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी पूरे समाज को एकजुट कर दिया उन्होंने, तब जाकर के आपके अधिकार की बात हुई। और जैसे ही हम लोग थोड़े से बिखरे, ये बहुजन आबादी थोड़ी सी अलग हुई, जो पॉलिटिकल पार्टियां पहले से सत्ता में बैठी थी, उनको लगा कि इस देश की तो बहुजन आबादी एकजुट हो रही है, मानवर साहब कांसीराम जी ने कर क्या दिया? उन्होंने क्या किया? अपने लोगों को लालच देना शुरू किया।
आइए आपको हम डमी मिनिस्टर बनाएंगे। डमी मिनिस्टर का आप ये मंत्री हैं, ये सांसद हैं, लेकिन आपका लेटर पैड उन मुखियाओं के हाथ में रहेगा जो पार्टी चला रहे हैं, और आपको पता भी नहीं रहेगा आपके लेटर हेड पर आपके सिग्नेचर से काम उनके होते हैं, ना कि हमारे। ये इस शासन सत्ता की रियलिटी है। मैं बहुत छोटे से गांव से आती हूँ, लेकिन मेरा संघर्ष, मेरे पिताजी भी मुखिया थे, मेरे पापा भी किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन ये अपना संघर्ष करते करते मैं बहुत सारी चीजों को समझ पाई कि हमारे लोगों के लिए काम क्यों नहीं हो पा रहा। उसका कारण ये है क्योंकि हम यूनाइट नहीं है। और एक और चीज साथ में बात कि इस देश के अंदर कभी भी किसी भी एक समाज ने कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाई है। आप सामाजिक रूप से एकत्रित होकर के सामाजिक संगठन चला सकते हैं, लेकिन अगर आपको राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करनी है, अगर राजनीतिक भागीदारी चाहिए, तो आपको अपने समाज के साथ उस समाज को जोड़ना होगा जो समाज आपके साथ तन मन धन से जुड़ सकता है, जो आपकी आइडियोलॉजी के साथ जुड़ सकता है। और इसीलिए मानवर साहब कांसीराम जी ने जब ये बहुजन समाज पार्टी बनी, तो उसके साथ इस देश का माइनॉरिटी जुड़ा, उनके साथ इस देश का कुशवाहा, सैनी, ओबीसी की हजारों जातियां जुड़ गई, और उन्होंने वो करके दिखा दिया। आप लोग कभी जाइए, हम बात करते हैं अपने आइकॉन की, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की, माता सावित्रीबाई फुले जी की। पूरे भारत की मैं बात कर रही हूं। अगर सबसे अच्छा स्टैचू कहीं बना है तो आप लोगों को देखना है ना। तो जितने मेरे भाई गए हैं लखनऊ में परिवर्तन चौक के पास, आप अंबेडकर पार्क में चले जाइए, बीचों बीच बहन सुश्री कुमारी मायावती जी ने इसकी मूर्ति बनवाई है, महात्मा ज्योतिबा फुले सामाजिक क्रांति के दूत की। क्योंकि हमारे हिस्ट्री है, हमारा इतिहास है, हमारे आइकॉन है, लेकिन वो कौन लगा रहा है जब हमारी आइडियोलॉजी का नेता सत्ता में बैठ रहा है। आप सोचिए, हम आज बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चे पढ़ गए लेकिन नौकरियां नहीं है। उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की पहली बार सरकार बनी, बहन जी ने 64,000 ओबीसी की बैकलॉग की नौकरियां दी। कौन से समाज के लोग भरे गए उसमें? ओबीसी समाज के लोग। इस सिस्टम की बहुत सारी चीजों को अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो रिजर्वेशन 27% आपको कहा कि हमने दे दिया, लेकिन जब नौकरी निकलती है तो क्या कह दिया जाता है कि आपके बच्चे के अगर ओबीसी के 40% से नंबर कम आए तो ये जो 100 जज की वैकेंसी है, 100 जो एसडीएम की वैकेंसी है, वो नहीं भरी जाएंगी, वो रहेंगी खाली, क्योंकि आपके 40% नंबर नहीं आए। जनरल की भर लेंगे और दूसरी समाज कैटेगरी की भर लेंगे, लेकिन ओबीसी की नहीं भरी जाएंगी। वो खाली पद रहेंगे, और उन खाली पदों को वो क्या करेंगे, अगले साल जनरल की वैकेंसी बना के निकाल देंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर आपकी भागीदारी है क्यों नहीं। ये स्ट्रेटजी है। अगर मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय की बात करूं, माननीय हाई कोर्ट की बात करूं, उच्च न्यायालय की बात करूं, आप लोगों ने सोचा कभी कि आखिर हम लोग मुकदमे हार क्यों जाते हैं? हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हार रहे हैं, हम हाई कोर्ट में भी हार जाते हैं, हमारे लोगों की जमीनें बिक जाती हैं, लेकिन न्याय नहीं मिलता, क्योंकि अपने लोग वहां नहीं हैं। मैं सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगा रही हूं, लेकिन जब ये जाति प्रधान देश है तो जाति के आधार पर रिप्रेजेंटेशन की आवश्यकता तो पड़ेगी ना। अगर ऐसा हो जाए तो शायद उस पर्टिकुलर जाति, उस शोषित, पीड़ित, वंचित समुदाय की बात रखने वाला कोई व्यक्ति, जो इंटरप्रिटेशन, जो निर्वचन किन्हीं धाराओं का हो रहा है, उसका करने वाला भी कोई वहां होना चाहिए। नहीं होगा ना तो वो आपकी पीड़ा नहीं समझेगा, नहीं होगा तो वो दर्द नहीं समझेगा। जब दिल्ली में मैं निर्भया केस लड़ रही थी, पता है लोग हमसे क्या कहते थे, इस देश के अंदर 4 लोगों को एक साथ फांसी की सजा असंभव है, कभी हुई ही नहीं थी। इतिहास बनेगा इतिहास। मेरा ये मानना था कि बाबा साहब ने संविधान लिखा है, उस संविधान के तहत हमारे देश के अंदर आईपीसी है, सीआरपीसी है, दुनिया के कानून बने हुए हैं, और अगर ये कानून है, अगर फांसी की सजा सुनाई गई है तो फांसी पर चढ़ाना भी होगा। इसका इंप्लीमेंटेशन मैं करके दिखाऊंगी। ये आपकी बहन ये लड़ाई सिर्फ वो नहीं लड़ रही थी
कि बहस कोर्ट में गए, बहस की, आर्गुमेंट की, मुकदमा जीते या हारे चले आए, मतलब नहीं है। क्लाइंट नहीं थी निर्भया हमारी, वो हमारे देश की बेटी थी। मैंने डिसाइड कर रखा था, मैं इस सिस्टम से लड़ी। हमारे देश के राष्ट्रपति एक जगह कह रहे हैं, राजस्थान में एक बेटी के साथ जब अपराध हुआ, कहते हैं बेटियों के साथ जब अपराध होता है, रेप होता है, तो उसमें तो अपील का प्रावधान नहीं होना चाहिए, उसमें मर्सी पिटीशन जो क्षमा याचिका होती है उसका प्रावधान नहीं होना चाहिए। ये गलत है। तो मैंने एक टीवी चैनल पर उनसे अनुरोध किया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से मेरा एक अनुरोध है कि आपके पास 12 साल से मर्सी पिटीशन पेंडिंग पड़ी हुई है, आप बड़ी बात मत करिए, पहले उन पर एक्शन लेकर के उन पर डिसीजन दीजिए। हमें तो इम्प्लीमेंट कराना है, हमें बड़ी बातें नहीं करनी है। इस देश का राष्ट्रपति, इस देश का प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, IAS ऑफिसर सब अपने पद पर बैठे ईमानदारी से टाइम बाउंड समय में अगर काम कर ले, किसी को किसी पर आक्षेप लगाने की जरूरत नहीं है। तो हमारे देश के राष्ट्रपति ने, मैं कहूंगी, इस पर्टिकुलर निर्भया केस में 3-3, 4-4 दिन के अंदर में डिसीजन लिए और वो मर्सी पिटीशन पर निर्णय लिए उन्होंने रिजेक्ट की। किससे नहीं मैंने लड़ाई की, देश के सबसे बड़े नागरिक हमारे राष्ट्रपति जी को भी मैं लेटर देकर के आई थी। मिनिस्ट्री से लड़ी मैं, कोर्ट कचहरी में लड़ी। जब सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे मेरे भाई, अगर उन्होंने कभी मुकदमा लड़ा होगा, 1-1 साल तक आपके मैटर लिस्ट नहीं होते, सुनवाई पर नहीं आते। ये बहन रजिस्ट्रार के सामने बैठी रहती थी कि ये मैटर फास्ट ट्रैक कोर्ट है, आपको करना पड़ेगा। जब तक घर पहुंचती थी पता चलता था कल मैटर लग गया निर्भया केस का। अपना तन मन धन पूरा सब कुछ मैंने इस बिटिया के लिए समर्पित कर दिया, तब जाकर के ये लड़ाई जीती। हमारे देश की बेटियों के अंदर बहुत सारी क्षमताएं हैं। अभी आप लोगों ने 2 साल पहले सुना होगा, हाथरस में एक बेटी के साथ गैंगरेप होता है, मर्डर होता है, और उत्तर प्रदेश सरकार उस बेटी को उसकी मां से छीन करके उसके परिवार को उस बेटी का डेड बॉडी नहीं देती। कौन मां नहीं चाहती कि आखिरी बार अपनी बच्ची को देखें? कौन परिवार नहीं चाहता? इन लोगों ने मिट्टी का तेल डाल करके, जो टायर होते हैं, जो गाड़ियां खराब हो जाती है उनके टायर, सोचिए इस देश की बेटियों का स्वाभिमान, सम्मान, वो ऐसी समाज की बेटी थी, वो बहुजन समाज की बेटी थी, उसका स्वाभिमान सब कुछ ये सरकारें इसलिए जला पा रही थी क्योंकि हम लोग एकजुट हैं। कुशीनगर मध्य उत्तर प्रदेश में 9 साल की बच्ची खुशी कुशवाहा के साथ रेप होता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। कानपुर में संयोगता कुशवाहा नाम की बिटिया को एक प्रतीक वैश्य नाम का व्यक्ति रेप करता है, 10वीं मंजिल से उसको पुतले की तरफ फेंक देता है। हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। ये पता है क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग यूनाइट ही नहीं है। मैंने कहा ना, हम लोग पढ़ तो गए भी हैं, हम जागरूक नहीं, हम एकजुट नहीं है। क्या हम लोगों ने कभी कोशिश की? वो उस मुकदमे को मैं लड़ रही हूँ, कानपुर जाती हूँ मैं, मुझे पता है थ्रेटनिंग इशू है, धमकी भी मिलती है। हाथरस केस में भी मुझे बहुत धमकियां मिलती हैं। मुझे लगता है कि मेरे भाई सब एकजुट होकर के खड़े हो जाए, हमारी बेटियों पर अत्याचार रुक जाए। क्योंकि दहशत भी होती है ना कि हम जब शाम के 7 बजते हैं, माँ बाप 10 फोन लगा देते, बच्ची अभी तक क्यों नहीं पहुंची? एक नहीं, ऐसे हजारों अनगिनत मैटर हैं। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान ये है कि जब हम पॉलिटिकल पावर में आएंगे, ईमानदारी से एकजुट होंगे, आइडियोलॉजी के साथ जुड़ेंगे, इस देश का मुस्लिम समाज, इस देश का ओबीसी समाज, इस देश की सारी जातियां। अभी आप लोगों ने देखा ना, लोधी समाज के भाई हैं प्रीतम लोधी जी, उनको बीजेपी ने निकाल दिया। वो कहते हैं हमने तो पूरा जीवन दे दिया। भाई आप जीवन, मैं उनसे कहूंगी अभी तक दिया, चलो कोई बात नहीं, आप क्यों देने पर तुले? मत दीजिए, आप अपनी आवाज बुलंद कीजिए, आप पूरे मध्य प्रदेश को यूनाइट कीजिए। ये ओबीसी महासभा जो जिस तरीके से हमारे सारे भाई काम कर रहे हैं, योगेश कुशवाहा भाई का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने जिस तरीके से एक कार्यक्रम रखा, मैं कल से देख रही थी, सारे समाज के उनके साथ में भाई लगे हुए हैं। और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ योगेश भाई कि आप इस भोपाल की धरती पर ये आयोजन किया, आप पूरे मध्य प्रदेश में कीजिए। बहन आपके साथ हमेशा खड़ी हो, चाहे कोर्ट कचहरी की बात हो, चाहे किसी और चीज की बात हो। क्योंकि हमें पता है कि राजनीति सिर्फ
चुनाव लड़ने से नहीं होती है। राजनीति के बहुत सारे हथकंडे आप सभी लोग जानते हैं। जो हमारे मंच पर आसीन है सर, वो भी इन चीजों को जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम सिस्टम में रहते हुए काम कर रहे हैं। सिस्टम में जब हमारे लोग नहीं होंगे ना, आपकी एप्लीकेशन ऐसे फेंक दी जाती है। वो दिन पुष्पा भाई साहब का वो जाकर के स्टेज के गिरा दिया है। एक नहीं, ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं। तो हम लोगों को यूनाइट होने की जरूरत है। जो संविधान लिखा गया है, उस संविधान को इम्प्लीमेंट आप तब करवा पाएंगे जब डीएम के घर के बाहर पे आप जाकर के, अगर वो काम नहीं कर रहा है, एकजुट होकर के 1000 की संख्या में जाए। शिवराज सिंह मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। दूसरी मैं एक और बात करूंगी, स्पेशली बहनों के लिए। कोई बात नहीं, भाई है, चलता कोई जब सिस्टम, देखिए एक चीज समझिए, अगर सरकार जिसकी है तो आवश्यक है उस पर लगेगा, जिम्मेदारी भी उसको लेनी होगी। उस सरकार की जिम्मेदारी, अगर मध्य प्रदेश में अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ बोला जाएगा, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो उसी के एक कदम भाई ने बोल दिया है, कोई बात नहीं है बड़ी। साथ में मैं एक और बात कहूंगी, मेरे जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हैं, मैं सभी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि करीब करीब यहाँ पर 30 से 40% हमारी माताएं बहनें भी आई हुई हैं। लेकिन ये आबादी ऐसे कार्यक्रम में आदी होनी चाहिए, इसलिए आवश्यक है। योगेश कुशवाहा भाई साहब को जब मैं लास्ट टाइम आई थी भोपाल में, मैं मिली, तो भाभी जी उस टाइम दूसरी बार चेयरमैन पर थी और इस बार वो तीसरी बार चेयरमैन बनी। कमला भाभी का मैं स्वागत करती हूँ और स्पेशली योगेश भाई को मैं भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप पॉलिटिकल पर्सन हैं, आप बिजनेस करते हैं, लेकिन साथ में अगर आपने अपनी पत्नी को आगे बढ़ा करके ये सम्मान उनको दिलवाया है, क्योंकि बिना पति के बिना संभव नहीं होता है। और एक पति भी अगर किसी पोजीशन पे पहुंचा है, तो एक बार आप लोग भी कल्पना कर लीजिए कि घर पर जब आप शाम को लौटते हैं, आपको बच्चों को संभालने वाली, आपको खाना देने वाली, आपको सम्मान देने वाली, आपकी परवाह करने वाली अगर आपकी पत्नी नहीं है, आप नहीं पॉलिटिक्स कर पाएंगे, या आपके लिए असंभव है, आप नहीं बिजनेस कर पाएंगे। एक स्त्री के बिना आप परिवार की कल्पना नहीं कर सकते हैं कि परिवार क्या होगा। तो अगर आप स्त्री के बिना कल्पना नहीं कर सकते, वो स्त्री का एक छोटा रूप आपकी बेटी हो सकती है, आपकी बहन हो सकती है, वो किसी भी घर समाज परिवार की बेटी हो सकती है। और ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि गरीबी के कारण या किसी और कारण से किसी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए, किसी बेटे की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। लोग हमसे कहते हैं कि बहुत भाई की दीदी, मुझे आपकी तरह अपनी बेटी को बनाना है। मैं कहती हूँ अगर आपको मेरी तरीके से बनाना है बेटी को, तो पहली बात मैं कहूंगी उसको लड़ना सिखा दो। भाई सिंपल सी बात है, मुकदमा लड़ा जाता है, हम सिर्फ हल्ले खोल करके आर्गुमेंट नहीं करते हैं। सामने वाला वकील कोशिश करता है, अगर वो मेल पर्सन है, कोशिश करता है, अरे मैडम तो इस तरीके की चीजें भी आती है, तो मैं उसी लहजे में उसको जवाब देती हूँ और एहसास कराती हूँ, तुम सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सिर्फ पुरुष होने से। अगर स्त्री नहीं होती तो तुम्हारा वजूद भी नहीं होता। इसलिए उसकी पावर को समझिए, उसके पेशेंस को, उसके धैर्य को, उसके पेशेंस को चेक मत करिए। वो जब पावर में आई है, जिस किसी पोजीशन पे पहुंची है, उसने एग्जाम्पल सेट किए हैं। चाहे इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी रही हो, आज उस पाकिस्तान पुलवामा जैसा अटैक कर देता है, लेकिन इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री रही ना, उस पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। लोग कहते हैं ना वो चंडी का रूप है, मैं कहती वो सिर्फ एक इंसान है, लेकिन डिसीजन मेकिंग पावर में, अगर वो पावर में बैठती है ना, सब कुछ बदल के रख देती है और बहुत ईमानदारी से बदलती है। करप्शन नहीं करती है, भेदभाव नहीं करती है। और उसका सबसे बड़ा जो अगला रूप आप लोगों ने देखा, इस देश की बहुजन समाज की बेटी बहन सुश्री कुमारी मायावती जी जब उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बनी, अपनी कैबिनेट में सबसे ज्यादा तो भागीदारी उन्होंने कुशवाहा साक्ष सैनिक और समाज को ही दी और पावर भी दिया। उन्होंने लेटर हेड पे सिग्नेचर नहीं करवा करके रखे थे, एक्चुअल पावर दिया। ये रियलिटी है, आप लोग चेक करिए, हम कुछ भी गलत नहीं बोल रहे। इस देश के अंदर पहला एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में बना, बहन जी की देन थी। मैं बता रही हूँ,
मैं किसी ऐसा नहीं कि किसी पॉलिटिकल की वो आइकॉन है इस पार्टी की इसलिए बात कर रही हूँ, इस देश की बेटियों की बात कर रही हूँ। और उन्हीं में से एक छोटा सा काम आपकी इस बहन ने कर दिया, मैं उसको छोटा ही मानती हूँ। अभी भविष्य में करना तो बहुत बड़ा करना है। ऐसा मेरा सपना है कि मैं देश के लोगों के काम आ जाऊँ, मेरा पूरा जीवन मेरे देश के, मेरे समाज के, मेरे अपने लोगों के, भाई बहनों के काम आ जाए। इसी में मेरी सार्थकता है। तो अपने घर की बेटी को आप, हो सकता है वो टीवी देख रही है, आप उसको डांट दें, हो सकता है आपके घर में रिश्तेदार आ रहे हैं, वो बैठी, उससे कहो बेटा तुम अंदर जाके बैठो। एक बात सोचिए, जिस बेटी को आप उन जेंट्स लोगों के बीच में नहीं बैठने दे रहे हैं जहां पर समाज, देश, दुनियादारी की चर्चा पर चर्चा हो रही है, बात हो रही है, वो बेटी कल जब घर से बाहर निकलेगी, स्कूल से पढ़ के तो घर वापस आ जाएगी, लेकिन ये समाज का मुकाबला करने की, उसका सामना करने की क्षमता नहीं होती। इसीलिए लड़के उसके साथ अपराध कर लेते हैं, इसीलिए उसको कमेंटबाजी करते हैं। और आपकी बेटी घर पर आकर के 2 आंसू बहा देती, मम्मी उसने मुझे ये बोला। अगर उसको वाकई में घर में आपने ना वो निडरता सिखाई होती, वो लड़ना झगड़ना, गलत चीजों के खिलाफ सिखाया होता, और आपने अपनी बेटी का रूप एक गाय के रूप में ना देख करके एक शेरनी के रूप में देखा होता ना, तो वो विधायक, सांसद भी बनेगी, मंत्री भी बनेगी, देश का नेतृत्व भी करेगी। और किसी की मजाल की आपकी बेटी के साथ कोई आंख उठा करके देख ले, ओलंपिक गेम देख लो या जहां पर भी देख लो, वो प्रूव कर रही है। तो सबसे प्राथमिक पाठशाला जो मुझे लगता है स्कूल से पहले भी हमारा परिवार है। और सिर्फ हम ये बात बेटियों के लिए नहीं, हम बेटों के लिए भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का, क्योंकि ये सामाजिक बात करना बहुत जरूरी है, कुछ लोग बड़े बुजुर्ग हैं, वो कहते हैं अरे नाती पोता होकर के, बेटा होकर के पिता से जुबान लड़ा रहा। हो सकता है आपके बेटे को आपसे ज्यादा नॉलेज हो, एंड्रॉइड फोन चला रहा है ना, उसके पास इंटरनेट है, उसके पास आपसे ज्यादा वो पढ़ाई कर रहा है, वो ज्यादा दुनिया देख रहा है। तो हो सकता है कुछ बातें वो ऐसी करे जो आप में और आपके बेटे में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे, अलग हो। तो उसको समझने की कोशिश करिए, उस बच्चे का साथ दीजिए और हर फील्ड में आगे बढ़ने दीजिए। जरूरी नहीं कि वो सरकारी नौकरी करे, वो एक्टर बनना चाहता है, वो बहुत अच्छा फोटोग्राफर बनना चाहता है, वो बिजनेसमैन बनना चाहता है, वो डायरेक्टर बनना चाहता है, वो फिल्में बनाना चाहता है। आप लोगों ने कभी सोचा इस चीज को कि जो फिल्में हम देख करके आते हैं, उन फिल्मों में हमेशा शोषित, पीड़ित, किसान, आदिवासी, मुस्लिम समाज को नीचे बैठा क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि जो फिल्में बना रहे डायरेक्टर वो हमारी मानसिकता के लोग नहीं, हमारे अपने लोग नहीं। उनको ये मानसिकता में अभी भी भरा जाता है कि आप तो शोषित, पीड़ित, गरीब, वंचित ही हैं और आपका यही भाग्य है। और शासन करने वाला हमेशा कौन दिखाया जाता है? ये आप सभी वाकिफ हैं। ये पता नहीं चलता हमारे मानसिक, हमें किस तरीके से गुलाम बनाया जा रहा है। आपने कभी सोचा सीबीआई में सर्वोच्च पदों पर बैठे हमारे लोग क्यों नहीं है? मध्य प्रदेश, अगर हम बात करें बिहार की, लालू यादव जितना भी ओबीसी समाज का नेता होगा, सबको झूठे मुकदमों में फंसा करके जेलों में डाला गया, क्योंकि सीबीआई का जो हेड है वो हमारा कभी ओबीसी समाज का व्यक्ति नहीं बना। ये रियलिटी है। साथ में अगर हम आईबी की बात कर लें, ईडी की बात कर लें, कैसे हम लोगों को फंसा दिया जाता है। आपने कभी सोचा कि जो देश के अंदर तेल के कुएं हैं, ये जो मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा जंगलों वाला राज्य है, इसके जो जंगल हैं, वहां पर जो लकड़ी है, वहां पर जो चीजों का उत्पादन हो सकता है, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगती हैं, इन सब पर आप सबका कब्जा क्यों नहीं? मूल निवासी तो हम थे, आदिवासी तो हम हैं, यहाँ के मूल निवासी हमें, हमारा कब्जा क्यों नहीं? ठेकेदारी की अगर बात करें इस देश में, मैं कहूंगी रिजर्वेशन जो है, नो डाउट रिजर्वेशन से हमें नौकरियां मिल गई, लेकिन इस समाज के, इस देश के संसाधनों पर भागीदारी नहीं मिली है। उस पर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपको पॉलिटिकली इंपावर्ड होना होगा। क्योंकि एक हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने मुझे एक कोटेशन बताया कि मैम जो है, आप इस चीज को जरूर बोलिए और मैं आप लोगों के बीच ये बात रखना चाहती हूँ। हाथी जैसा विशाल का है जानवर, हम सभी लोग जानते हैं, उसको महावत जो है बचपन में उसके पैर में एक बेड़ी डाल देता है और वो हाथी थोड़ा बड़ा होता है, बच्चे से जब वो बड़ा होता है तो वो बेड़ी उसकी हटा दी जाती है। लेकिन चूंकि वो मानसिक गुलामी बेड़ी के रूप में उसके पैर में थी, तो जब बेड़ी भी निकल जाती तब भी वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि उसने
प्रयास ही नहीं किया, उसने सोचा ही नहीं। और जब वो एक दिन अपने आप को मिरर में देखता, वो सोचता है छोटी आंखों से जब देखता कि मेरा शरीर तो इतना विशालकाय है, और जब वो विशालकाय शरीर के साथ खड़ा होता है, और ये विशालकाय हाथी के रूप में ये बड़ा शरीर रूपी समाज, पता है बहुजन समाज है, जिस दिन ये यूनाइट होकर के खड़ा हो गया ना, उसके खड़े होने मात्र से लोग, आपने देखा जब हाथी आता है इधर उधर भागने लगते हैं। ये इस तरीके का बहुजन समाज। ये जंगल भी आपके होंगे, ये जमीन भी आपकी होगी, जमीन छीनने की भी किसी की हिम्मत हिमाकत नहीं होगी, ना आपके लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाया जाएगा। धर्मेंद्र कुशवाहा भाई ने मुझे बताया कि यहाँ पर छतरपुर की बात है, एक भाई ने उसकी किसी परिवार की बेटी के साथ अपराध हुआ, रेप हुआ, तो उस पर एक्शन लेकर के FIR दर्ज करवा दिया, रजिस्ट्री करवाई, तो उल्टा उस पर मुकदमा लिखवा दिया गया और फंसवा दिया गया। ये सब इसीलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोग यूनाइट नहीं है, हम लोग एकत्रित नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर मेरे जितने भी भाई बैठे हैं वो तक नहीं कर रहे, इतना शांति से सारी बातें सुन रहे हैं, तो शायद मेरी इस बहन की इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्तिगत रूप से सीमा भी विधायक या सांसद बन सकती है। जब निर्भया केस में मेरा नाम हुआ, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आपकी बहन आज जो आपके सामने है, क्या किसी पोजीशन पे नहीं होती? क्या मुझे कोई लालच नहीं दिया गया होता? क्योंकि मेरे पास भी तो देश की 49% महिलाओं की आबादी जुड़ गई है ना। क्या कहती है, आप लोग कहना चाहते हैं? लेकिन मुझे ये लगा मैं सांसद, मंत्री, MLA बन जाती, लेकिन अगर देश की 49% महिलाओं की आवाज दबा दी जाती, क्योंकि ये भी चल ही रहा है सिस्टम में, जो भी सिस्टम का पार्ट हुआ है, और जो लीडर नहीं है, जिसके अंदर उसके समाज की पीछे ताकत नहीं है, उसको वो तमगा देकर के उसको चुप करा दिया जाता है, सैल्यूट कैप लगा दिया जवान पे, बोलना नहीं है, बस इस पद का उपभोग करो। वो तो मुझे नहीं करना था। 49% इस देश की आबादी की आवाज करना था। हमारे समाज के लिए मुझे आवाज उठानी है, और जहां पर मुझे ये आवाज उठाने का मौका मिलेगा मैं वहीं जाऊंगा। और इस रियलिटी से इस हॉल में बैठे मेरे सभी भाई वाकिफ हैं, मेरी सभी बहनें वाकिफ हैं। अगर ये बात यहाँ पर धर्मेंद्र कुशवाहा भाई ने बोली है कि दीदी बहुजन समाज का नेतृत्व करे, हमारी नेतृत्व करिए, मैं सुश्री कुमारी मायावती जी, अगर पॉलिटिकल पार्टी की बात करें, लेकिन अगर समाज की बात करें तो मैं दावे के साथ कहती हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, मेरा आवास दिल्ली में है, कोई भी भाई अपनी बहन के आवास पर उससे मिलने आ सकता है, कभी भी फोन कर सकता है, बात कर सकता है, कोई भी काम है मेरे से बोल सकता है, और मैं निरंतर आप लोगों के साथ खड़ी हूँ। लेकिन मुझे आप लोगों के साथ की भी उतनी ही आवश्यकता है। योगेश भाई जिस तरीके से मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम के ये भाई हैं, पिंकी कुशवाहा भाई, मेरे सारे भाइयों का नाम नहीं जानती हूँ मैं, मंच पर बैठे नारायण सिंह कुशवाहा सर, राजकुमार कुशवाहा भाई है, भले ही किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे, मुझे मतलब नहीं है, मेरे परिवार के सदस्य भाई है वो। तो हमारे जितने भी भाई हैं, धर्मेंद्र कुशवाहा भाई है उधर जो जैसा हमारे बैठे हैं, मैं जब उनको सुन रही थी तो मुझे लग रहा था कि वो शायद जज की कुर्सी पर सीमित हो गए हैं और ये रियलिटी है कि वहाँ कम बोलना होता है, वहाँ सुनना ज्यादा होता है। लेकिन उनके अंदर जो भावना थी, उन्होंने जो व्यक्त की है, एक बेटा सोचो, कल्पना करिए कि एक आटा लेकर के आ रहे और बारिश हो गई है, घर में शाम को खाना बनने को भी आटा नहीं होगा, और वो बेटा अगर इस पद पे पहुंच रहा है तो वो एजुकेशन की बात क्यों कर रहे हैं, वो बेटे क्यों शिक्षा की बात क्यों कर रहे हैं, वो मेहनत तो समझ रहे हैं। तो यही बात मैं आप लोगों से भी कहूंगी कि शिक्षित बनो, साक्षर बनो और जागरूक भी बनो, यूनाइट हो, और साथ ही साथ अगर इस पद पर कहीं पर पहुंचे हैं तो ये सोशल जिम्मेदारी लो कि पे बैक टू सोसाइटी, अपने समाज के कुछ लोग बाकी में जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनको आर्थिक सहयोग भी करो, जिससे वो आपके हक अधिकार के लिए यूनाइट होकर के लड़ाई लड़ सके, पॉलिटिकल भागीदारी आप लोगों को दे सके। तो कुछ भी असंभव नहीं है इस देश के अंदर। अगर हम फक्र महसूस करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जब धनानंद को हराया था तो कितने टाइम तक उन्हें कारागार में डाल दिया गया, ये इतना आसान नहीं था। साम्राज्य की स्थापना करना कोई सदियां नहीं, बरसों तो लग ही जाते हैं।
तो ये बहुत पेशेंस का काम है। लेकिन उससे पहले अगर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं, समाज के लिए ईमानदार होते हैं, एकजुट होते हैं, एक दूसरे का कंधे से कंधा मिला करके इस काम करते हैं, तो कुछ भी असंभव नहीं हो। ये आपकी बहन जिस गांव से निकल करके आई है, उस गांव की मैं पहली लड़की हूं जिसको 8th क्लास के बाद 9th क्लास में पढ़ने की परमिशन दी गई। अब सोचिए वो सफर मेरा कैसा रहा है। और एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी का पहला भाषण मैंने अपने पिताजी के खिलाफ दिया था, और वो मंच पर बैठे थे, वो एक किसी पॉलिटिकल पार्टी में उस टाइम थे, वोट मांग रहे थे। मैं 8th क्लास में पढ़ती थी। मैंने कहा कि मुझे भी भाषण देना है। पिताजी मुखिया है, प्रधान है, तो बेटी भी अपने आप को नेता समझ रही थी उस टाइम। तो जब मंच पे भाषण देना का जबरदस्ती मैंने की, तो कुछ पॉलिटिशियन थे, बोले बेटी को बोलने दीजिए। तो जब मैं बोली तो मैंने लोगों से कहा कि ये जो मंच पर नेता बैठे हुए हैं, इनकी बातों में मत आना, आप वोट उसको देना जो आपके अधिकार की बात करे। और उस मंच पर मेरे पिताजी भी बैठे हुए थे। पिताजी सर झुका करके बैठे कि बेटी क्या बोल रही है, और जो अन्य नेता थे वो हंस रहे थे। और बाद में कहते, प्रधान जी मुझे विश्वास है कि इस इटावा जिले का नाम आपकी बेटी जरूर रोशन करेगी। जब मैं घर आई तो मैं थोड़ी सी सहम गई, डर गई। कमरे में सबसे अंदर वाले कमरे में छुप के बैठी कि कहीं पापा डांट ना दे, मैंने पापा के खिलाफ बोल दिया। लेकिन मेरे पिताजी जब आए, उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उन्होंने कहा बेटा गेट तो खोलो एक बार। मैंने जब गेट खोला, उन्होंने मेरे सर पर हाथ फेरा और एक बात बोली, अगर पिता भी गलत होना तो बेटी को पूरा अधिकार है उसके खिलाफ बोलने का। तुम हमेशा ईमानदारी के साथ, सच के साथ खड़ी रहना। मुझे विश्वास है बेटा तुम बहुत कुछ करोगी। और उस दिन का दिन है, आज का दिन है। आपकी बेटी किसी भी शासन प्रशासन किसी के सामने कभी नहीं झुकी है। और ये अगर आपको वीडियो देखना है तो जब हाथरस में जो क्राइम हुआ था, वो एडीएम के साथ मेरी लड़ाई हुई थी। पॉलिटिशियन वहां पर बहुत सारे गए, किसी का कुर्ता फाड़ा, किसी पर लाठियां बरसाई। इस बहन का वो कुछ बाल बाका नहीं कर पाए। और आज वो मुकदमा मैं हाईकोर्ट लखनऊ में लड़ रही हूँ। हमारी जस्टिस के साथ, बेंच के साथ आर्ग्यूमेंट हो जाती, वकीलों के साथ तो होती ही होती है, जस्टिस के साथ भी हो जाती है। क्योंकि वो पावर, क्योंकि हम गलत नहीं है और ये अधिकार हमें संविधान देता है बोलने का, सत्य के साथ खड़ा होने का। और अगर इससे एक कदम और अगर हम बात करें अपने इतिहास की, तो वो अधिकार शांति के साथ, उन अधिकारों के साथ जीना सिखा गए हैं हमारे तथागत गौतम बुद्ध, जो समानता की बात करते हैं। बौद्ध धर्म का जो विस्तार हुआ ना, वो सच के आधार पर टिका हुआ है, वो मानवता के आधार पर टिका हुआ है। तो हमारा इतिहास जब इतना गौरवशाली है, तो हमें तो अपने आप पे फख्र करके समाज के बीच निकलना चाहिए और उस इतिहास की बात करनी चाहिए, उस आइडियोलॉजी की बात करनी चाहिए। आगे मैं इस पूरे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए मेरे सभी भाइयों का शुक्रिया अदा करती हूँ। और जितने भी इस लोकल चुनाव में मेरे भाई पार्षद बने हैं, जिलाध्यक्ष बने हैं, बहुत सारे पदों पर जो जीत कर आए हैं, उन सभी को मैं शुक्रिया कहना चाहती हूँ और उनको बधाई भी देना चाहती हूँ। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ यहाँ रुकना नहीं है। अगर आप आज इस पद पर पहुंचे, आप सांसद विधायक भी बनेंगे, लेकिन अपनी आइडियोलॉजी के साथ कभी समझौता मत कर दो, क्योंकि आइडियोलॉजी के साथ समझौता कर लिया, आप मंत्री भी बन जाएंगे तब भी उस पद का कोई मतलब नहीं होगा। साथ में हमारे बच्चों को, जितने बच्चों को मैंने सम्मानित किया है, उन बच्चों को भी मैं बधाई देना चाहती हूँ। 10th 12th के बच्चे थे वो, उन बच्चों से मैं कहना चाहती हूँ, बेटियों से और बेटों से, जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी इतना कुछ कर सकते हैं कि इस देश का जब संविधान लिखा जा रहा था तो लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि भाई इतना काबिल व्यक्ति कौन है जो इस देश का संविधान लिखे, क्योंकि अंग्रेजों ने हमें चैलेंज कर दिया था, अगर भारतीय इतने काबिल हैं तो अपना संविधान बना लो, हम चले जाएंगे तुम्हारे देश में। पता है, पूरा जो संविधान सभा थी बाबा साहब की तरफ देख रही थी और बाबा साहब ने वो संविधान बनाया। कुछ लोग आरोप लगाते हैं, अरे आपने तो ब्रिटेन से पार्लियामेंट्री सिस्टम ले लिया, आपने अमेरिका से मौलिक अधिकार ले लिए, बाबा साहब ने अपना कुछ नहीं लिखा। तो मैं उन लोगों से कहती हूँ, अगर कोई कहीं से कोई चीज सीख करके उसकी कुछ चीजें अगर हमारे भारत के संविधान में लिख रहा है तो समझ लो कि उस चीज को वो पढ़ रहा है।
बाबा साहब ने अमेरिका का संविधान पढ़ा, लंदन का संविधान पढ़ा, रूस का पढ़ा, ब्रिटेन का, नीदरलैंड का, पूरे विश्व को पढ़ डाला, तब जाकर के भारत को ये संविधान दिया। आप इन चीजों को समझिए, अपने आप को उस काबिल बनाइए कि आपके आगे कोई टिक ना पाए। आपसे दुखे छुपे छोटी जगह पे तो लोग आपसे डिबेट करके ये कहेंगे नहीं, इस देश को तो किसी और ने बनाना है। एक और मैं बात कहूंगी, लोग कहते हैं आरएसएस के राष्ट्रवाद की वजह से ये देश यूनाइट है। मैं कहती हूँ आरएसएस ने तो इस देश को टुकड़ों में बांट दिया है। अगर यूनाइट है ना तो बाबा साहब के उस संविधान की वजह से, जिसमें ये प्रावधान है कि इस देश के अंदर हजारों भाषाएं बोली जाती है। कुछ संविधान में जो भाषाएं हैं, तमिलनाडु में तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम, कन्नड़ा, कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती है, उड़िया। आपने सोचा कोई उड़िया बोल पाता है या नहीं बोल पाता, लेकिन मेरा भारत फिर भी यूनाइट है। वो लोग फिर भी एक दूसरे की भावनाओं को समझ रहे हैं। आपने सोचा कभी ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके अधिकारों की बात भी संविधान में किसने की है? बाबा साहब ने। ये इसलिए यूनाइट है। अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में हर जगह पर हर जाति धर्म के व्यक्ति को, महिलाओं को भागीदारी किसने दी? बाबा साहब ने। ये सारा हमारे संविधान का कमाल है। और लोग कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है। कौन लोग कह रहे हैं? इस देश की बहुसंख्यक बहुजन आबादी कहती है संविधान को बचाना है। एक व्यक्ति अकेला संविधान लिख करके आप सबके लिए चले गए वो इस दुनिया से, और हम यूनाइट होकर के करीब करीब 90% इस देश की आबादी, और हम कहते हैं हमारा संविधान खतरे में। खतरे में आप लोगों ने कभी सोचा ही नहीं, यूनाइट नहीं हुए, इसलिए आप कहते हो आप यूनाइट नहीं हो, एकजुट नहीं हो। आपके संविधान से कौन छेड़खानी कर पाएगा? जिस दिन आप एक 10 लाख की संख्या में दिल्ली में जंतर मंतर पर उतर करके देखिए, आप कहते हो ईवीएम में घपला होने की वजह से चुनाव वो लोग जीत जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन खारिज कर दी जाती है, इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं सुनता। मैं कहती हूँ 20 लाख की संख्या में दिल्ली की सड़कें भर दे, देखे कैसे ईवीएम नहीं हटती। लोकतंत्र से बड़ा, आपसे बड़ा कोई नहीं है। और जब लोकतंत्र में आवाज आती है तो बाबा साहब ने संविधान ऐसा भी लिखा है कि इतना लचीला संविधान है कि बाबा साहब को पता था कि आगे आने वाले समय में समय परिस्थितियां बदलेंगी तो कुछ नई चीजों को भी संविधान में समाहित करने की, कुछ चीजों को हटाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो इसीलिए संविधान में संशोधन होते हैं। और अगर आप लोग आवाज उठाएंगे तो कुछ चीजें हैं जिसमें ना हमारे सर्वोच्च न्यायालय, हाईकोर्ट और ये सब कहते हैं कि इसमें तो संविधान में बदलाव नहीं हो सकता है। लेकिन हम लोग जब उतरेंगे तो संविधान का लचीला होने की वजह से उसमें बदलाव भी हो सकता है। और लेकिन उसके लिए यूनाइट होकर के उतरना पड़ेगा, एकजुट होकर के उतरना पड़ेगा रोड पर। और मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ कि इस कुशवाहा साहब सैनी मौर्य समाज से सिर्फ समाज का नेतृत्व करने वाले मेरे बेटे भाई पैदा नहीं होंगे, इस देश का नेतृत्व पैदा करने वाले मेरे भाई बेटे हैं। हम उस समाज से आते हैं जिसके अंदर ये कैपेबिलिटी है। आपकी बेटी ने प्रूव करके दिखा दिया ना। मुझे नहीं पता था मेरी निर्भया किस जाति की है, मुझे नहीं पता था मनीषा बिटिया किस जाति की, मुझे नहीं पता। मैं बस इतना मानती हूँ मेरे देश की बेटी, उसके लिए खड़ा होना था। और आज जब मेरे भाई ने बुलाया, योगेश गुप्ता भाई ने, तो मैं आ गई। दीदी, जाति हमारी परिवार की तरह और देश भी हमारा परिवार है। सारा समाज इस देश का यूनाइट होकर के अपने आप को, सारी जातियों के समाज यूनाइट होकर के अपने आप को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के रिश्तेदारों के लिए, अपने लोगों के लिए खड़े हो जाए। देश तो अपने आप एकजुट होकर के समृद्ध बन जाएगा और देश में बहुजन समाज की सरकार भी बन जाएगी। और देश में इस बहुजन संख्यक को रिप्रेजेंट करने वाला प्रधानमंत्री भी होगा। तो बैकलॉग की सिर्फ 64,000 वैकेंसियां नहीं, 64 करोड़ वैकेंसियां भी भरी जाएंगी, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। आपके लिए आपकी जमीन हड़पने वाले लोग खत्म हो जाएंगे, आपकी जमीनों पे कोई कब्जा नहीं कर पाएगा, आपकी बेटियों की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख पाएगा, आपके बेटे नौकरियों से वंचित नहीं होंगे। जैसे अभी मेरे एक भाई ने कहा ना कि 100% मार्क्स लाने के बावजूद भी हमारे बच्चों के पास नौकरियां नहीं, और जब बच्चे नौकरियां मांगते हैं तो उन पर लाठियां बरसा दी जाती हैं। फॉर्म निकलते हैं एसएससी के, 1 करोड़ फॉर्म तक भरते हैं हमारे बच्चे। 1 करोड़ फॉर्म भरने के लिए आपको अगर 100 रुपए का भी फॉर्म करिए, आप इंटू करके देखिए कितना जाकर के पैसा राजस्व में सरकार को हम दे रहे हैं। ये भी उनके कमाने का जरिया सरकार का, टैक्स भी दे रहे हैं। लेकिन हमारे लिए अस्पताल नहीं है, हमारे जो थाने हैं वहां पर हमारे अपने लोग नहीं बैठे हुए हैं क्योंकि आवाज ही सुनने वाला नहीं है।
तो इन सारी सिस्टम को, इन चीजों को बदलना है तो पॉलिटिकल भागीदारी अगर हमें लेनी है तो उससे पहले सामाजिक क्रांति, हमारी आइडियोलॉजी समझनी होगी। अगर सुखलाल कुशवाहा सर जो कि हमारे बीच नहीं है, दो मुख्यमंत्रियों को हरा सकते हैं, तो आप सोचिए कि आज के समय में जब हमारे पास अपने लोगों से जुड़ने के लिए एंड्रॉयड फोन और एप्पल के फोन हैं, तो क्या इस भोपाल की धरती पर या किसी भी जगह हम लोग 5-6 घंटे में, मुझे लगता है, सब एक दूसरे का सहयोग करने के लिए पहुंच सकते हैं एक मैसेज से। उनके लिए तो पता चला कभी लेटर भेजा जा रहा है, एक टेलीफोन किया जा रहा है, तब लोग जा पाते होंगे। आज हम कितने ज्यादा सोशल मीडिया के माध्यम से कनेक्टिविटी हम लोगों की जुड़ी हुई, उसका उपयोग करिए। और साथ ही साथ में स्पेशली मेरे बेटों से, भाइयों से, महिलाओं से कहना चाहूंगी, सीरियल देखने की जगह आप माता सावित्रीबाई फुले को यूट्यूब पे सर्च करके सुनिए, बाबा साहब को सुनिए। अभी राजकुमार भाई साहब ने एक बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी। हम एकत्रित हो जाते हैं कि जगदेव प्रसाद जी की जयंती मनानी है, उनका शहादत दिवस मनाना है। हमारे आइकॉन को मार क्यों दिया जाता है, आपने सोचा कभी? जगदेव प्रसाद जी, जिनको बिहार लेनिन के नाम से जाना जाता है, आपको पता होना चाहिए कि जब वो पीसीएस की नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहे थे, बाहर अपनी फाइल लेकर के बैठे हुए, अंदर पता चल रहा है कि सारे वहां पर फर्जी बाड़ा चल रहा है, आपको नहीं अपॉइंट किया जाएगा। उसी दिन उन्होंने अपना बायोडाटा सब फाड़ा और निकल गए। उन्होंने कहा सामाजिक परिवर्तन करेंगे, उन्होंने करके दिखाया और उन्होंने कहा 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, ये जगदेव प्रसाद जी ने कहा। और जब ये अलग जगी तो वहां पर मरवा दिया गया उनको। और आज भी हम कहते हैं हम उनका शहादत दिवस मना रहे हैं। कोई और समाज से आइकॉन निकलेगा, उसको भी गोली मार दी जाएगी। चंदू को आप लोग जानते हैं, चंद्रशेखर उर्फ चंदू, जेएनयू यूनिवर्सिटी से पढ़ने वाले, वो पहले प्रेसिडेंट थे समाज के जेएनयू, जो कि विश्व स्तर पर, वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने वाली यूनिवर्सिटी है। सिवान की धरती में उनका मर्डर किया गया, आपके समाज का बेटा था। क्यों मार दिया गया? क्यों कभी किसी ने आवाज नहीं उठाई? हो सकता है किसी दिन आज सीमा भी बोल लेगी, सीमा को भी गोली लगी, क्या कर लेंगे, एक और शहादत दिवस मना लेंगे, समाज को क्या मिल जाएगा? तो एक दूसरे के साथ खड़े होना है ना आपको, एक दूसरे के भागीदारी सुनिश्चित करनी है, एक दूसरे का सहयोग करना है, पॉलिटिकल पावर बनना है। कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में सत्ता में बैठे लोग ही क्यों चले? तो लोग समाज के लिए भागीदारी दे रहे हैं, जो देश के लिए भागीदारी दे रहे हैं, वो भी तो चल सकते हैं अगर उनकी जान को खतरा है। और ऐसी अब मैं उम्मीद करती हूँ इस भोपाल के इस सभागार में बैठे हर मेरे भाई से, जो भी भाई यहाँ पर बैठा हुआ है, वो 1000 नहीं, मैं कहूंगी एक मेरा भाई 10,000 के बराबर है। 80 लाख की जो संख्या है यहाँ पर, आप समझिए आप कितने एमएलए बना सकते हैं। आप सोचिए कि आप कितना बदलाव ला सकते हैं। और आगे मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा मुझे बदलाव मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ के मेरे भाई बहुत सच्चे हैं। इस चीज को मैंने महसूस किया है। आप लोगों से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, स्पेशली जो मंच पर सभी लोग मेरे बैठे हैं, भाई योगेश भाई, धर्मेंद्र भाई, उधर हमारे जज साहब भाई साहब, सर का मैं नाम मिस कर रही हूँ, माली जी, राजकुमार भाई, इधर जो हमारे नारायण कुशवाहा भाई साहब, हमारी मैडम बैठी हुई है, नाम आपका? शारदा कुशवाहा जी प्रदेश अध्यक्ष है महिलाओं की। मैं कहूंगी कि पूरे कुशवाहा साग सैनी मौर्य समाज की आप अगर महिलाओं को जोड़ लेंगे तो 80,000, अगर हमारी पूरी पॉपुलेशन है तो वो 80 लाख पॉपुलेशन है, तो 40 लाख तो हमारी महिलाएं ही हो गई। और 40 लाख अगर महिलाएं जिस दिन जागरूक हो जाती जिस समाज की, वो समाज देश में दिखा देगी कि हम कितने पावरफुल हैं। साथ में ही हमारे साथ में जो दिल्ली से आए हुए एक हमारे भाई आए हुए अम्बेडकर नगर उत्तर प्रदेश से, सुनील मौर्य जी हैं, चेयरमैन पद के वहां दावेदार हैं। वो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं, सहयोग करते हैं। तो मंच पर शायद अभी वो नहीं है, बाहर गए हुए हैं। साथ में ही स्वयं अम्बेडकर हैं, एक जया जी, हम 4 लोग दिल्ली से आए हुए हैं। हम लोग मौर्य भाई हमारे अपने मौर्य समाज से आ रहे हैं, अम्बेडकर जी जाटो समाज से आ रहे हैं। जया की तो अभी तक मैं बताऊं मुझे कायदे से जाति भी पता नहीं है। तो आप समझिए कि अपने सराउंडिंग
अपने बहुजन समाज को रखिए, वो सब आपकी ताकत है, सब अपने भाई हैं। जब इतनी जातियों में पहले हम मूल निवासी थे हड़प्पा सभ्यता के टाइम पर, फिर जातियों में हमें बाइफरकेट कर दिया गया। बाबा साहब ने कहा, क्या कहा, ओबीसी को उन्होंने इसमें मुस्लिम समाज की जातियां, ओबीसी समाज, एससी एसटी माइनॉरिटी और एसटी समाज, इन 4 लोगों में बाइफरकेट कर दिया, बांट दिया। उन्होंने बता दिया कि हम इतने हैं। उतनी जातियों से हम इतनी जातियों में आ गए और मानवर साहब कांचीराम जी आए, उन्होंने कहा हम एक बहुजन समाज है। और मैं ये कहती हूँ कि हम ये बहुजन समाज अगर हैं तो एकजुट हो गए, इस दिल्ली की धरती गद्दी पर भी बैठेंगे, मध्य प्रदेश की गद्दी पर भी आप ही लोग बैठेंगे। अपने भाइयों को साथ लेकर के चाहिए, यूनाइट रहिए, घर के बच्चों को पढ़ाइए, स्त्रियों को सम्मान दीजिए, अपने आप ये समाज आगे बढ़ जाएगा, देश भी तरक्की कर जाएगा। और फिर से यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक साम्राज्य जैसा एक साम्राज्य नहीं, लेकिन हाँ लोकतांत्रिक साम्राज्य जरूर स्थापित हो जाएगा। जय ज्योति, जय भीम, जय बिरसा मुंडा। और साथ में एक और बात कहूंगी, माता सावित्रीबाई फुले जी की सभी लोग हम लोग बात कर लेते हैं। आपको पता है माता सावित्रीबाई फुले जी के पास जब जमीन नहीं थी स्कूल खोलने के लिए, फातिमा जी का नाम सुना है आप लोगों ने? फातिमा शेख, मुस्लिम समाज की हमारी बहन ने उनको जमीन दी थी स्कूल खोलने के लिए। हमारे महापुरुषों के संघर्ष और उनकी यूनिटी बहुजन समाज की, इसको हमें समझने की बहुत जरूरत है, तभी हम यहाँ तक पहुंचे और आगे भी पहुंचेंगे ऐसी उम्मीद करती हूँ। बाकी मेरे भोपाल के सभी भाइयों का, इस भोपाल की प्रांतीय कुशवाहा समाज मध्य प्रदेश के, उनकी पूरी कमेटी का, पूरे मध्य प्रदेश से आए जिला कमेटी के सारे अध्यक्ष, माताओं बहनों का, जितने भी पदों पर आसीन है सभी भाइयों का, मैं व्यक्तिगत रूप से नाम नहीं ले सकती। सभागार में उपस्थित मेरे सभी भाइयों का आप ऐसे समझ लेना कि इंडिविजुअली मैं सबका नाम ले रही हूँ, सभी में आप सबका नाम शामिल है। मेरी सभी माता